हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस। इन लास्ट क्लास आई ऑलरेडी डिस्कस वेरियस हार्मोन्स लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन। सो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और उनका रेगुलेशन भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस किस तरह से होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थायराइड हार्मोन जो है उसके हार्मोन के सिंथेसिस पर किसका कंट्रोल होता है। तो जनरली हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और जो हाइपोथैलेमस होती है वो ऐसे हार्मोन रिलीज करती हैं, उन हार्मोन से जो ही थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का जो है कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली हम उसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर देखिए थायराइड ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर है वो बटरफ्लाई शेप है। थायराइड ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी है, बटरफ्लाई शेप। आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हैं। ओके, और थायराइड ग्लैंड की अगर पोजीशन हम देखें तो थायराइड ग्लैंड की जो पोजीशन है, अगर आप अपने गले पर यहाँ पर हाथ लगाएंगे तो जहाँ पर वॉइस बॉक्स है, जहाँ पर वॉइस बॉक्स है उससे जस्ट नीचे की साइड में, मतलब अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोले तो ये जस्ट इंफीरियर टू वॉइस बॉक्स, जस्ट इंफीरियर टू वॉइस बॉक्स। क्लियर। तो यहाँ पर ये सिचुएटेड होती है। तो ये हमने थायराइड ग्लैंड की पोजीशन की बात कर ली। अब यहाँ पर देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन किस तरह से सीक्रेट करेगी और सिंथेसाइज किस तरह से करेगी। तो देखिए यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया। अब यहाँ पर हाइपोथैलेमस में आप देखिए, दिस इज अवर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पर ही क्या होती है, देयर आर सम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तो ये जो रेड कलर में मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, दिस इज न्यूरोसिक्रेटरी सेल। और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आर रिलीजिंग व्हाट, सम हार्मोन। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आर रिलीजिंग व्हाट, सम हार्मोन, and one of the hormone is TRH. One of the hormone is TRH, that is known as a thyroid releasing hormone. That is known as a thyroid releasing hormone. और ये thyroid releasing hormone will reach into the pituitary gland. तो यहाँ पर आप देखिए जो ग्रीन कलर वाली स्ट्रक्चर है ये anterior pituitary, and ब्लू कलर वाली जो स्ट्रक्चर है that is posterior pituitary. And यहाँ पर हाइपोथैलेमस को जो पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों पोर्शन से जोड़ के रखा है वो क्या है, इन्फंटिबुलम। तो अब यहाँ पर जो TRH है इट विल मूव इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में थायराइड जो है TRH हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है TRH यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो जो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट होता है, हाइपोफाइजियल पोर्टल ट्रैक्ट जो होगा, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, उसके थ्रू जो है TRH जो है हमारा यहाँ पर पहुँच जाएगा। नाउ TRH हमारा कहाँ पहुँच चुका है, एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुँच चुका है। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी में TRH के पहुँचने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास में कुछ सेल्स हैं, द सेल्स आर नॉन एज ए थायरोट्रॉप्स। आई एम जस्ट ड्रॉइंग दीज सेल्स। तो यहाँ पर देखिए ये अगर मैं सेल्स बनाता हूँ तो ये हमारी क्या हो गई, थायरोट्रॉप्स। इसलिए और थायरोट्रॉप फर्दर कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज करती है, इन द प्रेजेंस ऑफ TRH, इन द प्रेजेंस ऑफ TRH दे रिलीजिंग व्हाट, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दे रिलीजिंग व्हाट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर एवरीवन। तो अब हमारे पास में क्या आ चुका है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ चुका है। तो अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल मूव इनटू द थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो मैंने डायग्राम आप लोगों के सामने बनाया है, ये जो ब्लैक कलर की जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो थायराइड ग्लैंड में हमारे पास में थायराइड फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स होंगी, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स। तो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के ही डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है। सो दिस पोर्शन, ये जो वाला ब्लैक कलर वाला पोर्शन देख रहे हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और जो आप ये राउंडेड पोर्शन देख रहे हैं, दिस हाफ राउंडेड पोर्शन इज व्हाट, एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ थायराइड फॉलिकुलर सेल्स। क्लियर। तो ये थायराइड फॉलिकुलर सेल्स आपको पूरी थायराइड ग्लैंड में हमें मिलेगी। ओके, और फॉलिकुलर सेल्स के पास में ही हमें क्या मिलेगी, पैराफॉलिकुलर सेल्स भी मिलेंगी। और यहीं पर इन सेल्स के पास में ही जो हमारा पास में क्या है, दिस इज व्हाट अ ब्लड वेसल्स, दिस इज व्हाट अ ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स में हमारे पास में क्या है, दीज आर व्हाट, RBC सेल्स, दीज आर व्हाट, RBC सेल्स। नाउ अब आप देखिए होगा क्या, बेसिकली जो TSH है, TSH विल मूव इनटू ब्लड सेल्स, मींस TSH विल मूव इनटू द ब्लड वेसल्स। From blood vessels, TSH will move into interstitial fluid, into interstitial fluid. Clear? तो यहाँ से ये TSH जो है कहाँ पे, सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, ब्लड वेसल्स में पहुँचेगा। तो देखिए यहाँ पर हम TSH बना देते हैं, यहाँ पर हमारे पास में TSH पहुँच चुका है। सो दिस इज हाउ TSH रीच इनटू
दिस एरिया। क्लियर एवरीवन? सो अब देखिए यहाँ पर हमें थायराइड हार्मोन की अगर सिंथेसिस करनी है तो उसके लिए हमारे पास में हार्मोन मौजूद है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ का हमें अगर सिंथेसिस करना होता है, अगर किसी भी चीज़ का हमें सिंथेसिस करना होता है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे सपोज करिए हम लोगों को अगर मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, हमें ईंट चाहिए और हमें रॉ मटेरियल में मतलब लोहा चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो सिमिलरली अगर थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है T3 एंड T4, T3 मीन्स ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 मीन्स टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ओके, सो T3 एंड T4 के दोनों के ही सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली रॉ मटेरियल चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए रॉ मटेरियल है क्या। T3 में हम स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ट्राई आयोडो नाम, इसका नाम में ही क्या आ रहा है, आयोडो। आयोडो मीन्स यहाँ पर आयोडीन होगा। इसका मतलब एक रॉ मटेरियल हमें मिल गया, वो क्या है, आयोडीन। दूसरा रॉ मटेरियल क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमें दोनों ही रॉ मटेरियल को कहाँ पर लाना होगा, पहले फॉलिकुलर सेल्स में लाना होगा और फिर हमें ये उसकी जो ल्यूमेन है वहाँ पर पहुँचाना होगा। अल्टीमेटली हमें आयोडीन और थायरोग्लोबुलिन को यहाँ ल्यूमेन में पहुंचाना होगा। ये थायराइड फॉलिकुलर सेल्स हो गई और ये पोर्शन कौन सा हो गया, ल्यूमेन का। तो किसी न किसी तरीके से अगर हम इन दोनों ही रॉ मटेरियल को अगर यहाँ ल्यूमेन में पहुंचा दें तो बहुत हद तक हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर हमारे पास में आ जाता है तो फिर जो हमारे पास में जो मजदूर वगैरह जो होते हैं और जो कारीगर होते हैं वो मकान बना देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट और मिल जाएंगे जो कि हमारे थायराइड हार्मोन को सिंथेसिस करने में मदद कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आयोडीन किस तरह से पहुँचेगा। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों ने सभी ने टीवी में ऐड जरूर देखा होगा। टीवी में जो हमें नमक का आपने ऐड देखा होगा, जो साल्ट हम खाते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर ऐड आता है कि ये आयोडाइज युक्त नमक खाइए, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलगंड या घेंगा हो जाएगा। ओके, गॉइटर जिसे हम बोलते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब हम जो अपनी डाइट में जो हम नमक लेते हैं, अगर वो आयोडाइज्ड अगर आप नमक ले रहे हैं तो आयोडाइड नमक ही हमारी डाइट में जा रहा है। इसका मतलब वी आर टेकिंग आयोडीन फ्रॉम आवर फूड। क्लियर? तो जनरली हम पर डे 30 to 50 मिलीग्राम जो है आयोडीन जो है अपने फूड में ले लेते हैं और उस 30 to 50 मिलीग्राम का 1/5 पोर्शन जो है थायराइड ग्लैंड में पहुंच जाता है। ओके, यहाँ पर जो भी हमने फूड डाइट सोर्सेज से जो आयोडीन लिया है दैट विल रीच इनटू द ब्लड। जो भी हम खाते हैं वो कहाँ पहुँच जाता है, अल्टीमेटली जो है एब्जॉर्प्शन होकर कहाँ पहुँच जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या पहुँच गया, पर क्या पहुँच जाएगा, आयोडाइड आयन। ओके, सो ब्लड वेसल्स में हमारे पास में क्या है, आयोडाइड आयन। क्लियर? सिमिलरली क्या है, आयोडाइड आयन हमारे पास में यहाँ पर भी वैसे मौजूद होता है, बट आप यहाँ ध्यान दीजिए कि आयोडाइड आयन इज प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन इन फॉलिकुलर सेल्स एंड लेसर कंसंट्रेशन इन दिस एरिया। क्लियर? तो अब क्या होगा कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में आयोडाइड का मूव करना बहुत आसान नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ एनर्जी चाहिए होगी जिसके थ्रू हम इन आयोडाइड आयन को कहाँ मूव करा सकें, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में मूव करा सकें। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारे पास में बेसमेंट मेम्ब्रेन है थायराइड फॉलिकुलर सेल्स की, वहाँ पर हमें क्या मिलता है, ये जो ग्रीन कलर में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये स्ट्रक्चर है सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। दिस इज नॉन एज अ सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। ध्यान दीजिए ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी, NIS। ओके, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। क्लियर? सो दिस इज सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर हो गया। अब सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, यहाँ वर्ड आ रहा है सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर वर्ड को मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि सिम्पोर्टर होता क्या है। सिम्पोर्टर वो चीज़ है जो कि दो आयन को या दो से ज़्यादा आयन को सेम डायरेक्शन में मूव करवाता है, उसे हम सिम्पोर्टर बोलते हैं। और अगर इसकी जगह एंटीपोर्टर होता तो वो क्या करता, दो आयन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराता, एक आयन अंदर जाता और एक आयन बाहर आता, वो एंटीपोर्टर होता। बट सिम्पोर्टर में क्या होगा, या तो दोनों ही आयन बाहर जाएंगे या दोनों ही आयन अंदर जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में ये किसका कौन सा सिम्पोर्टर हो गया, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। इसका मतलब
आयोडाइड के साथ कौन जाएगा? सोडियम। तो एज वेल एज वी ऑल्सो हैव अ सोडियम इन द ब्लड, एज वेल एज सोडियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल। यहाँ ध्यान दीजिए कि सोडियम की जो कंसंट्रेशन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज़्यादा है और फॉलिकुलर सेल में कम है। तो सोडियम तो अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा, बट आयोडाइड जो है वो अपनी कंसंट्रेशन के अपोजिट मूव करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो सोडियम और आयोडाइड का जो ट्रांसपोर्टर है वो इनको कहाँ मूव करके ले जा रहा है? आयोडाइड को मूव करके ले जा रहा है थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास में सोडियम आयन हो गए एंड सोडियम आयन आर मूविंग इनटू दिस डायरेक्शन। ओके, एंड अगेन वी हैव अ व्हाट? आयोडाइड आयन। अगेन वी हैव अ व्हाट? आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन आर रीचिंग इनटू दिस जोन। तो यहाँ पर हमारे पास में आयोडाइड आयन पहुँच चुके हैं। तो ये जो आयोडाइड आयन और सोडियम आयन मूव किए हैं इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज नॉन एज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो इस तरह से हमारे पास में क्या हो गया? आयोडाइड और सोडियम आयन थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में आ चुके हैं। अब हमारा मकसद क्या है? आयोडाइड को किसी न किसी तरह से कहाँ पहुंचाना? ल्यूमन में पहुंचाना। तो ये हमारा कौन सा एरिया है? दिस इज ल्यूमन। ओके, दिस इज ल्यूमन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो आयोडाइड अब यहाँ से ल्यूमन में किस तरह से पहुंचेगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रेड कलर की जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज अ ट्रांसपोर्टर। दिस इज अ ट्रांसपोर्टर एंड विच इज प्रेजेंट ऑन द एपिकल मेम्ब्रेन। एपिकल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं? पेंड्रिन। दिस इज नॉन एज अ पेंड्रिन। तो अब यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? आयोडाइड को कहाँ मूव करा देगा? फ्रॉम दिस ट्रांसपोर्टर आयोडाइड आयन इज मूव इन दिस ल्यूमन। क्लियर एवरीवन? तो एक काम हमारा हो गया, फर्स्ट वर्क इज कंप्लीटेड। आयोडाइड आयन को हमने कहाँ पहुंचा दिया? ल्यूमन में। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन T3 एंड T4। एंड फर्स्ट स्टेप हमारी क्या हो गई? अपटेक ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पर वही मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, अपटेक ऑफ आयोडीन। ओके, नाउ अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप मैंने बताया था कि फर्स्ट रॉ मटेरियल हमने जनरेट कर दिया, अब दूसरा रॉ मटेरियल हमें जनरेट करना है। और दूसरा रॉ मटेरियल है क्या? थायरोग्लोबुलिन। इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट हमारा होगा वो क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। ओके, तो सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। ओके, अब देखिए यहाँ पर थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस किस तरह से होगी। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये जो NIS से जो मूवमेंट हुआ है इसको एक्टिवेट किसने किया है? इसको एक्टिवेट किया है TSH ने। TSH की प्रेजेंस की वजह से ही ये क्या मूवमेंट हो पाया है। ओके, सो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन गिव द स्टिमुलेशन टू दिस NIS। क्लियर? सो नाउ जस्ट लुक ऑन हियर कि अब यहाँ पर थायरोग्लोबुलिन का सिंथेसिस किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए TSH हमारे पास में ब्लड में, अब TSH जो है, TSH एक तरह से हमारे पास में क्या है? थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है वो क्या होता है? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो है अब हमारे पास में कहाँ पहुँच रहा है? इट इज़ रीचिंग इनटू दिस जोन। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पहुँच चुका है ये। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पहुँचने के बाद अब ये कहाँ पर जाएगा? इट इज़ बाइंडिंग विद द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। जो थायराइड TSH जो है वो यहाँ पर TSH के लिए हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हमें एक रिसेप्टर मिलेगा। उस रिसेप्टर से ये TSH जो है वो बाइंड हो जाएगा। क्लियर? तो अब TSH पर ये TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएगा। जैसे ही TSH जो है ये बाइंड होगा, अब यहाँ पर क्या होगा? इट इज़ अ G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इट इज़ अ व्हाट? अ G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और ये G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है तो यहाँ पर ये क्या करेगा? G प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा और G प्रोटीन के कैस्केड को एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर कौन सा साइकिल एक्टिवेट होगा? साइक्लिक AMP एडिनाइल साइक्लेज पाथवे। ओके, तो साइक्लिक AMP एडिनाइल साइक्लेज पाथवे एक्टिवेट होगा और साइक्लिक AMP एडिनाइल साइक्लेज पाथवे से, उस पाथवे से क्या बनेगा? प्रोटीन काइनेज A बनेगा। प्रोटीन काइनेज A बनेगा और प्रोटीन काइनेज A विल एक्टिवेट और सिंथेसाइज सम प्रोटीन्स। तो यहाँ पर प्रोटीन काइनेज A क्या करेगा?
मैसेंजर आरएनए को इन्फॉर्मेशन देगा एंड मैसेंजर आरएनए जो है फर्दर प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो यहाँ पर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली ए TGB, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज किया जा रहा है। सो दिस इज TGB सिंथेसिस प्रोसेस। अब थायरोग्लोबुलिन जो सिंथेसाइज होगा इट विल मूव इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर TGB जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुँच गया है। सो दिस इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज नाउ फ्रॉम दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर TGB will move into the Golgi apparatus. So this is red color structure is basically a Golgi apparatus, okay, or we can say Golgi body. So यहाँ पर जो ये TGB पहुँचा है, this is TGB which is reach into this zone। जो TGB पहुँचा है वो TGB क्या हो जाएगा, now here there is a modification of TGB। तो यहाँ पर क्या होगा, TGB को मॉडिफाई किया जाएगा। जैसे ही TGB को मॉडिफाई किया जाएगा, नाउ TGB इज फाइनली सिंथेसाइज। जब ये TGB का फाइनल सिंथेसाइज हो जाएगा तो TGB विल शिफ्टेड इनटू द वेसाइकल्स। तो TGB को अभी हमने किस में शिफ्ट कर दिया, वेसाइकल्स में शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब हमारे पास में TGB जो है वो सिंथेसाइज हो चुका है। अब वो कहाँ पर पहुँच चुका है, वेसाइकल्स में। नाउ दिस वेसाइकल्स विल मूव इनटू दिस डायरेक्शन, ओके। ये एपिकल मेम्ब्रेन के पास में पहुंच जाएंगी ये सारी वेसाइकल। जब ये वेसाइकल एपिकल मेम्ब्रेन के पास में पहुंच जाएंगी तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये एपिकल मेम्ब्रेन के पास में पहुंच चुकी हैं, ओके। तो जैसे ही ये एपिकल मेम्ब्रेन के पास में जाएगी, अब यहाँ पर क्या होगा, एपिकल मेम्ब्रेन और ये जो वेसाइकल की जो वॉल है, मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी। नाउ फ्यूज होने के बाद में ये जो है एक्सोसाइटोसिस होगा। यहाँ पर क्या होगा, देयर इज एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस होकर होगा क्या, बेसिकली जो हमारे पास में वेसाइकल में जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है, वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो गया, वेसाइकल बस्ट हो गई और इस तरह से जो है थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ चुका है। नाउ दिस इज व्हाट है TGB, दिस इज व्हाट है TGB। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, TGB आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी जो है सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई। TGB हमने ल्यूमेन में पहुँचा दिया। TGB हमने कहाँ पहुँचा दिया, ल्यूमेन में। और दिस इज अ सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए थायरोग्लोबुलिन हमारे पास में आ गया। अब हम थायरोग्लोबुलिन की स्ट्रक्चर को देखते हैं कि थायरोग्लोबुलिन है क्या। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि थायरोग्लोबुलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। थायरोग्लोबुलिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ग्लाइकोप्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन किसका बना होता है, अमाइनो एसिड का। इसका मतलब जो इसकी स्ट्रक्चर होगी उसमें कहीं ना कहीं अमाइनो एसिड होंगे। और प्रोटीन की स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि एक एंड COOH होता है और दूसरा एंड क्या होता है, NH3, ओके। तो ये जो वाला एंड होगा वो कैसा होगा, COOH वाला होगा। COO माइनस हो गया और NH3 एंड हो गया। अब अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आप देखिए ये राउंडेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। दिस राउंडेड स्ट्रक्चर इज ए अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, टायरोसिन। दिस अमाइनो एसिड नॉन एज अ टायरोसिन। दिस इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर एंड दिस इज नॉन एज अ टायरोसिन। ये हमारा टायरोसिन हो गया। अब टायरोसिन पर होता क्या है बेसिकली, अब हम सब जानते हैं कि टायरोसिन जो है उस पर हमें क्या करना है, आयोडीन को बाइंड करना है। उस पर हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट जो स्टेप्स होंगी उसमें क्या किया जाएगा, जो भी आयोडीन आया है उस आयोडीन की कहीं ना कहीं रिएक्शन किससे होगी, थायरोग्लोबुलिन। और ये जो स्ट्रक्चर है ये थायरोग्लोबुलिन की है। इसका मतलब इस आयोडाइड आयन की कहीं ना कहीं इस रिएक्शन कहाँ होनी चाहिए, इस थायरोग्लोबुलिन से होनी चाहिए। बट अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, वो ट्विस्ट देखिए, एक्चुअली जो यहाँ टायरोसिन है इसी से आयोडीन को बाइंड होना है। बट आयोडीन जो है हमारे पास में I- फॉर्म में, मतलब कि आयोडाइड आयन की फॉर्म में। इसका मतलब जो नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी वो क्या होगी, आयोडाइड को किसी न किसी तरीके से हमें किस में कन्वर्ट करना है, आयोडीन में कन्वर्ट करना है। तो आयोडीन में कन्वर्ट कैसे करें, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो टास्क हो गया आयोडिनेशन ऑफ आयोडीन। यहाँ पर क्या होगा, आयोडीन I- की फॉर्म में है। तो अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो कि क्या कर दे, आयोडीन को किस में कन्वर्ट कर दे, I2 में कन्वर्ट कर दे, I2 में, ओके। तो यहाँ पर देखिए I2 में किस तरह से कन्वर्ट होगा, ये ऐसे ही तो कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब कोई ना कोई होगा जो कुछ इस पे जादू करेगा और उस जादू से I- जो है I2 में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो जादू करने वाला है वो कौन है? तो यहाँ पर जो जादूगर है वो है हमारा एंजाइम, और उसे हम बोलते हैं थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम। और उस यहाँ पर देखिए दिस इज अ जादूगर, और इसे कह सकते हैं कि ये क्वीन एंजाइम हम कह सकते हैं इसे। आप देखिए थायरोपेरोक्सिडेज, ओके, थायरोपेरोक्सिडेज एक क्वीन एंजाइम आप मान सकते हो इसे, कि ये जादूगर क्वीन है, और ये जादूगर क्वीन जो है बहुत सारे जादू करती है। तो यहाँ पर देखिए जादूगर क्वीन के हम 2 हैंड बना देते हैं। दिस इज अ क्वीन, ये जादूगर क्वीन है, और इसके ये जादूगर हैंड, तो ये दोनों हाथों से जादू करती। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको आप थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम को, यहाँ पर देखिए ये डॉल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस डॉल को आप समझ लीजिए कि सपोज करिए यही थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम है, तो इसके दोनों हाथों से ये क्या करेगी? जादू करेगी। तो एक हाथ से ये क्या करेगी? आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करेगी। सो दिस हैंड पर्टिकुलरली यूज टू डू ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड इंटू I2, क्लियर? तो यहाँ पर ये हैंड क्या करेगा? जादू करेगा। उससे क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनको रिमूवल कर देगा। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, I माइनस आयन जो है वो I2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब माइनस आयन यहाँ पर कम हो रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। इट मीन्स इट इज ए ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। थ्रू ऑक्सीडेशन देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ आयोडाइड इनटू I2। सो हमारी थर्ड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गई, जिसमें किसने रोल लिया? थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम ने रोल अपना प्ले किया। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली थायरोपेरोक्सिडेज एक तो इसको I2 में कन्वर्ट करता है, साथ ही साथ वो कुछ और भी फॉर्म बनाता है। तो वो और कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं? अदर फॉर्म्स आर लाइक HOI मीन्स हाइपोआयोडस एसिड, एज वेल एज EOI एंजाइम लिंक्ड आयोडेट। ओके, सो इस तरह से ये दूसरी फॉर्म भी बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एज वेल। यहाँ पर H2O2 की भी प्रेजेंस रहती है, क्योंकि ये जो थायरोपेरोक्सिडेज है ये हम कह सकते हैं कि जादू कर रहा है। तो जादू में ये कुछ गैसेस का भी इस्तेमाल करेगा, तो वो गैसेस भी इसने इसमें डाल दी हैं। तो अल्टीमेटली जो हमें चाहिए था, हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था आयोडीन, और वो हमें मिल चुका है। क्लियर एवरीवन? तो हमारी जो थर्ड स्टेप थी वो क्या होगी? ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। थर्ड स्टेप इज व्हाट? ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। सो इस तरह से हमने थर्ड स्टेप कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास में आयोडीन आ चुका है। अब हमारे पास में क्या हो चुका है? आयोडीन आ चुका है। तो आयोडीन आने के बाद में अब क्या होगा? नाउ आयोडीन विल बाइंड विद दिस टायरोसिन। आयोडीन विल बाइंड विद दिस टायरोसिन। तो अब आयोडीन जो है वो कहाँ पर पहुँच रहा है? यहाँ पर टायरोसिन पर पहुँच रहा है, और यहाँ पर टायरोसिन पर पहुँचकर वो टायरोसिन से बाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर वो यहाँ पर बाइंड हो जाता है तो सपोज करिए ये I2 यहाँ आ गया, ओके, और यहाँ पर फिर I2 आ गया, और 1 अगेन I2 यहाँ आ गया। सपोज करिए इस मॉलिक्यूल पर ये एक सिंगल I2 है, और यहाँ I2 एंड I2 अगेन है। तो इस तरह से आयोडीन जो है वो यहाँ पर क्या हो गया? बाइंड हो गया। सिमिलरली दीज आर ऑल्सो मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एक सिंगल आयोडीन हो गया, और यहाँ पर आयोडीन एंड अगेन वी हैव आयोडीन। क्लियर? सो यहाँ पर क्या होगा? आयोडीनेशन ऑफ द टायरोसिन मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या हो गई? आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन मॉलिक्यूल। व्हाट हैपन अगेन? अब यहाँ पर आयोडाइन तो यहाँ पर अटैच हो चुका है, बट अगेन थायरोपेरोक्सिडेज डू इट्स वर्क। थायरोपेरोक्सिडेज जो है अगेन हम यहाँ पर जो है क्वीन एंजाइम जिसे हम बोल सकते हैं, मतलब ये हमारा ही नाम दिया हुआ है, कहीं साइंटिफिक नाम नहीं है, बट आपको याद रखने के लिए हमने इसको थायरोपेरोक्सिडेज को एक क्वीन एंजाइम, जादूगर क्वीन का दर्जा दे दिया है। तो ये अगेन हम इस क्वीन को लाते हैं और इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो आयोडाइड टायरोसिन मॉलिक्यूल से अटैच हो चुके हैं, अब इनकी क्या करा दे? वो इनको मिक्स करा दे, मतलब इनको एक दूसरे से जॉइंट करा दे। सो दिस हैंड, इस हैंड का हमने इस्तेमाल कर लिया है। नाउ दिस हैंड विल यूटिलाइज दिस हैंड। इस हैंड का इस्तेमाल हम करेंगे और इस हैंड के थ्रू ये जो है एक मॉलिक्यूल को, यहाँ पर क्या है, जो एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ओके, और ये इस
इस वाले टायरोसिन पर 2 मॉलिक्यूल है। ओके, तो इन मॉलिक्यूल को आपस में क्या करा देंगे, ये जॉइंट करा देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए होता क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, जिस 1 मॉलिक्यूल वाले टायरोसिन को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर 1 होता है उसके लिए हम टर्म देते हैं मोनो, जहाँ पर 2 होते हैं वहाँ पर उसको देते हैं टर्म डाई। ओके, सो दिस इज व्हाट मोनो आयोडो टायरोसिन, एंड यहाँ पर I2 एंड I2, तो ये क्या हो गया DIT, डाई आयोडो टायरोसिन। यहाँ अगेन एक है, सो दिस इज व्हाट MIT, एंड यहाँ पर अगेन 2 है, तो ये क्या हो गया DIT। ओके, यहाँ पर 1 सिंगल मॉलिक्यूल अटैच है, तो ये क्या हो गया MIT, एंड दिस इज 2, सो दिस इज व्हाट DIT। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर MIT एंड DIT विल मिक्स, अगर MIT join hands with the DIT in the presence of TPO, thyroperoxidase enzyme, TPO, okay, thyroperoxidase enzyme, then what happen, MIT and DIT दोनों मिक्स होके क्या बनाएंगे, यहाँ I am writing over here MIT plus DIT, okay, they will form T3, they will form T3 triiodothyronine, and DIT plus DIT will form T4, will form T4। ओके एवरीवन, सो यहाँ पर देखिए दोनों ही मिलकर क्या करेंगे, T3 बन गया, और यहाँ पर DIT और DIT मिलकर क्या बन गया, T4 बन गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पूरा जो थायरोग्लोबुलिन है, थायरोग्लोबुलिन पर क्या होगा, अब दिस जॉइनिंग इज नॉन एज अ कपलिंग, दिस जॉइनिंग इज नॉन एज अ कपलिंग, इस जॉइनिंग को हम क्या बोलेंगे, कपलिंग रिएक्शन। ओके, तो अब कपलिंग होकर क्या होगा, यहाँ पर T3 हमारा आ गया, यहाँ पर हो सकता है T4 आ जाए, अगेन T3 T4। ओके, तो इस तरह से T3 T4 आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है इसके साथ में T3 T4 इस पर अटैच हो गया, बट इट ऑल्सो कंटेन्स सम कोलोइडल सब्सटेंस, इट ऑल्सो कंटेन्स सम कोलोइडल सब्सटेंस। तो यहाँ पर इसके साथ में और क्या है, कोलोइडल सब्सटेंस, तो कोलोइड प्लस थायरोग्लोबुलिन हमारे पास में आ गया है। ओके, सो यहाँ पर हमारी क्या कंप्लीट हो गई, कपलिंग रिएक्शन कंप्लीट हो गई। सो कपलिंग, ओके, नेक्स्ट स्टेप जो थी हमारी क्या थी, कपलिंग ऑफ MIT एंड DIT। अब देखिए हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, अब हमें क्या करना है, जो कोलोइड है और जो थायरोग्लोबुलिन है इनको एक दूसरे से अलग करना है और T3 T4 को सेपरेट करना है, बस यही हमारे पास में स्टेप्स हो बची हैं। तो अब हम करेंगे क्या, जो हमारे पास में पूरा मॉलिक्यूल ये आ चुका है, इस मॉलिक्यूल को अगेन हम कहाँ भेज देंगे, अगेन वी आर सेंडिंग इट इनटू द थायरॉयड फॉलिकुलर सेल्स, थायरॉयड फॉलिकुलर सेल्स। तो थायरॉयड फॉलिकुलर सेल्स में जाने के लिए होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, पिनोसाइटोसिस, यहाँ पर क्या होगा, पिनोसाइटोसिस। ओके, एंड अपटेक ऑफ कोलोइड। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये सारा मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ इन साइड में पहुँच जाएगा, और इन ये पिनोसाइटोसिस साइट अपटेक ऑफ कोलोइड के लिए जो है वो कौन एक्टिवेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के साथ T3 T4 अटैच है। तो इस स्टेप को आगे ले जाने के लिए इट रिक्वायर सम स्टिमुलेशन, और वो स्टिमुलेशन कौन देगा, TSH, जो कि हमारे पास में अवेलेबल है। ओके, TSH जो है इस स्टेप को एक्टिवेट करेगा, और TSH क्या करेगा, अल्टीमेटली इन सबको कहाँ मूव करा देगा, थ्रू पिनोसाइटोसिस। दिस ऑल थिंग्स आर मूव इनसाइड, दिस ऑल थिंग्स आर मूव इनसाइड। ओके, सो यहाँ पर देखिए होगा क्या, तो यहाँ पर हमारे पास में ये T3 4 आ चुके हैं, और ये देखिए इनको किस में कवर कर लिया जाएगा, दे आर कवर्ड इन द वेसिकल, दे आर कवर इन द वेसिकल्स। ओके, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, तो जो हमारी 6th स्टेप थी वो क्या थी, पिनोसाइटोसिस, उसी को हम राइट डाउन कर देते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, क्लीवेज। यहाँ पर क्या होगा, क्लीवेज होगा। सो क्लीवेज करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमें इसको तोड़ना है, तो कोलोइड को सेपरेट करना है और T3 T4 को सेपरेट करना है। तो इसके लिए यहाँ हमारे पास में क्या होता है, वी हैव अ लाइसोसोमल एंजाइम। तो ये कैंची जैसे लाइसोसोमल एंजाइम जो हैं, दीज आर व्हाट, लाइसोसोमल एंजाइम। ओके, सो लाइसोसोमल एंजाइम क्या करेंगे, लाइसोसोमल एंजाइम इनको कट कर देंगे और अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इनकी कटिंग होगी,
तो ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में अलग आ गए। अब T3 T4 का क्या होगा, T3 T4 विल मूव इन दिस डायरेक्शन और T3 T4 हमारे पास में कहाँ पहुँच जाएंगे, तो T3 T4 हमारे पास में यहाँ आ चुके हैं। लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिवेट ऑन दिस, ओके, और उन्होंने इसको क्या कर दिया, लाइसोसोमल एंजाइम ने इनको कट कर दिया, यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे और ये अलग अलग आ जाएंगे। ओके, सो लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिविटी हो गई, लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिविटी, ओके, उस एक्टिविटी से क्या होगा, कटिंग, क्लीवेज हो जाएगा। देन सिक्रीशन ऑफ T3 T4 इनटू द ब्लड, T3 T4 का अब क्या होगा, सिक्रीशन होगा। सो T3 एंड T4 विल रीच इनटू द ब्लड, T3 एंड T4 विल रीच इनटू द ब्लड। तो यहाँ पर T3 T4 का सिक्रीशन हो गया। T3 T4 अगर यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पर साथ में MIT और DIT भी हमारे पास में अवेलेबल थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर MIT भी अटैच हो सकता है और DIT भी अटैच हो सकता है। तो MIT और DIT भी हमारे साथ में अवेलेबल थे। ओके, तो MIT और DIT क्या होगा, MIT एंड DIT आर अवेलेबल, और MIT और DIT से हमको क्या मिल जाएगा, आयोडाइड मिल जाएगा, आयोडाइड आयन मिल जाएगा। एंड दिस आयोडाइड आयन, ये आयोडाइड आयन अगेन रीयूटिलाइज होएगा। अगेन यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास में NiS है और ये हमारे पास में पेंड्रिन है। तो ये आयोडाइड को हम अगेन दोबारा कहाँ भेज सकते हैं, आयोडाइड अगेन मूव इनटू दिस डायरेक्शन और वापस इस आयोडाइड आयन का रीयूटिलाइज हो जाएगा। ओके एवरीवन, अब T3 एंड T4 यहाँ पर पहुँच गए। इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। एंड द नाइन्थ स्टेप इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। नाइन्थ स्टेप इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ T3 एंड T4। T3 एंड T4 क्या है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, तो उनका ट्रांसपोर्ट आसानी से नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, T3 और T4 का ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए एक थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, thyroxine binding globulin. So TBG is the compound thyroxine binding globulin, और thyroxine binding globulin क्या करेगा, अपने साथ में T3 और T4 को क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। तो यहाँ पर T3 और T4 का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट। तो लास्ट स्टेप इज व्हाट, ट्रांसपोर्ट। इस तरह से हमारे पास में क्या होगा, T3 और T4 का ट्रांसपोर्ट हो जाए। आगे जनरली आप देखिए यहाँ पर T3 जो है वो मोर एक्टिव होता है। T3 इज, जस्ट आई एम राइटिंग हियर, T3 मोर पोटेंट एंड T4 जो है लेस पोटेंट। ओके, सो T3 जो है वो ज़्यादा पोटेंट होता है, बट उसकी जो सिंथेसिस होती है वो कम हो पाती है, मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन बनेगी वो कम बनेगी। और T4 जो है लेस पोटेंट है, तो उसके लिए हमें उसकी ज़्यादा मात्रा चाहिए। तो इसका जो अमाउंट होता है T4 का वो ज़्यादा होता है और T3 का अमाउंट होता है वो कम होता है, क्योंकि वो कम में ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि वो मोर पोटेंट है। क्लियर एवरीवन? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस समझ में आई होगी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से MCQ शेयर किए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप लोगों को लगता है कि लेक्चर यूजफुल है, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।